Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar and today in this session, in this video session, हम CDS के 2025 के PYQs को डिस्कस करेंगे, जो पेपर अभी हुआ था और जो हमने क्लास में पढ़े थे थोड़ा उनको भी देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन कैसे उठे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर उन्होंने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी इज करेक्ट। पहला, द टर्म ईस्टर्न रिवर, द टर्म वेस्टर्न रिवर, ये क्या दर्शाती है? तो देखो आप यहां पर देखो, इंडस वाटर ट्रीटी, ये मैं ईस्ट इंडस वाटर ट्रीटी, वहां पर ईस्टर्न रिवर मेंशन था रावी, सतलज एंड बियास। वेस्टर्न रिवर यहां पर मेंशन था इंडस, झेलम एंड चेनाब। तो एग्जैक्टली सेम जैसा वहां था वैसा था, ठीक है। होप सो अब मैंने तो ये आपको बता दिया कि जैसा हमने पढ़ा था वैसा का वैसा आया, बट उम्मीद करता हूं आपने भी इसका आंसर बोथ 1 और 2 टिक किया होगा। मेरा थोड़ा सा बोर्ड ऑटोमेटिक हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। चलिए तो बी हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू। तो क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे किसी सज्जन ने यहां पर ओजोन टिक किया है, गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन के लिए नहीं था, ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल था इमिशन रिडक्शन के लिए। यहां पर देखिए, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था जापान के अंदर 1997 में। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, तो इसका आंसर हुआ इमिशन रिडक्शन। अगला आंसर हो जाएगा आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिमार्केट अ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इट वाज बाय क्रिल रेडक्लिफ। आप देखो यहां पर इंडिया है, ये इंडिया के साथ चाइना में जो लाइन है दैट इज मैकमोहन, इंडिया के और पाकिस्तान के साथ जो लाइन है दैट इज रेडक्लिफ लाइन। ये पता मैंने आपको कहां पढ़ाया था? ये मैंने आपको पढ़ाया विक्रांत में, ऑन वाईटी, यूट्यूब के ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको। मतलब मैं पेड बैच की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चों ने पेड बैच नहीं लिया था या जो नहीं अफोर्ड कर पाए थे, वहां पर भी इस क्वेश्चन का आंसर था, आप चाहो देखना। अगला पॉइंट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ अ यूक्रेन। अच्छा, विश्व के अंदर 190 से ज्यादा कंट्री है, तो क्या 190 से ज्यादा कंट्री के नाम याद रखेंगे? देखो रूसो यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से चीजें करंट अफेयर से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करते हो। तो जैसे हमने यहां देखा, ये है यूक्रेन, है ना। यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता पोलैंड, ये करता दिखाई दे रहा। यूक्रेन से बॉर्डर शेयर कर रहा रोमानिया, ये करता दिखाई दे रहा। बट ये लिथुनिया जो है, ये यहां देखो लिथुनिया, इट डजंट शेयर बॉर्डर विथ यूक्रेन, उसके बीच में बेलारस पड़ रहा है। ओके ना, तो आंसर हमारा लिथुनिया हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 2। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव। देखो सेकेंडरी वेव, अब ये क्वेश्चन ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें समझ होना चाहिए। मैंने आपको बताया ये है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव आपको कैसे दिखाई दे रही? ऐसी। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कौन सा? सीधा। कौन सा? ये ऐसे आगे बढ़ रही है वेव, बट आगे ऊपर नीचे हो रही है। तो क्या लिखा? दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट। बिल्कुल, इसको हम बोलते ट्रफ, इसको हम बोलते क्रस्ट। वेव के अंदर हमने पढ़ा था, जब सुनामी पढ़ाई तब मैंने आपको बताया वेव के बारे में। जब फोल्ड माउंटेन बताए तब मैंने बताया एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के बारे में। जब ब्लॉक माउंटेन बताए थे तो होस्ट एंड ग्रेबन के बारे में बताया। जब सी वेव्स बताई थी तब आपको इन वेव्स के बारे में बताया था। तो वेव में ऊपरी भाग क्रस्ट होता, निचला भाग ट्रफ होता, और यहां पर भी क्रस्ट और ट्रफ बन रहे। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अभी जो पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं ना, इनका डायरेक्शन वेव के परपेंडिकुलर है। अब वेव सीधी जा रही है, उसके परपेंडिकुलर ये मूवमेंट कर रही है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते हैं ना, अप एंड डाउन ऐसे। और ये जो रहती पी वेव, वो पुश एंड पुल करती है, ये पुश एंड पुल करती है और ये अप एंड डाउन करती है। तो वेव का डायरेक्शन ये है और वाइब्रेशन अप एंड डाउन होगा। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही। तो बोथ 1 और 2 राइट आंसर हुआ। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़े तो अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमने जरूर नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मिनरल क्या है। आज ही मैंने आपको आपके टेलीग्राम के ग्रुप में, मतलब ये वीडियो हो सकता है आपको लेट मिले, बट आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो है ज्योग्राफी बाय राहुल सर, उसके अंदर मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ 12th क्लास 11th क्लास एनसीईआरटी निकाल के बताया कि वहां से कैसे पूछा। जनरली हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर पाए जाने वाले मिनरल, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल एंड फेरस, हम ये पढ़ते हैं। बट यहां पर उन्होंने और सिलिकेट्स पूछ लिए थे, जो सिलिकॉन से बनने वाले मिनरल से उनका हिस्सा है। तो वहां पर
उन्होंने बताया इट इज यूजुअली ग्रीनिश कलर, थोड़े हरे रंग का होता है, बेसाल्टिक रॉक से मिलकर के बना होता है, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसके अंदर अधिक मात्रा में होता है। ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ओलिवाइन रॉक्स। ओलिवाइन, पायरोक्सिन, फेल्ड्सपर, एम्फिबोलाइट, माइका, ये सारी की सारी सिलिकेट्स है जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा सिलिकेट तक है कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता, बट उन्होंने इसके भी अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। ऑब्वियसली यूपीएससी है, क्वेश्चन कहीं से भी उठते, ये तो मैदान जंग की तरह है कि गोली कहीं से भी आ जाए। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। देखो सोल्ट वेदरिंग का मतलब क्या होता है? पानी इवापोरेट हो जाता है, नमक बच जाता है और नमक उसे वीकन कर देता है ना। तो सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सोल्ट वेदरिंग। बिल्कुल, सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो वेदरिंग होती है कि सोल्ट जो जमा होता है वो जमा होने से उसे वीक करता है, वो मोस्ट इफेक्टिव वेदरिंग होती है। जी हाँ। दूसरा, सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ना, वो इग्नियस रॉक के कंपेयर में हमेशा कमजोर होती है। सेडिमेंट्री रॉक उतनी ताकतवर कभी नहीं होती जितनी कि आपकी इग्नियस रॉक होती है। तो उस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर वेदरिंग बड़ी आसान होती है ड्यू टू दी सोल्ट वेदरिंग। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट सही जवाब होगा हमारा, ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट आ जाता आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज करेक्ट। देखो, इट कॉज इनस्टेबिलिटी इन लोअर एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो लॉन्ग विंटर और क्लीन एंड क्लियर स्काई होना चाहिए। क्लीन स्काई का मतलब होता है स्टेबल स्काई, हवा आना, बारिश होना, तूफान आना, इसको बोला जाता है इनस्टेबल स्काई। तो क्लीन एंड क्लियर स्काई था यानी स्टेबिलिटी। अब यहां पर लिखा इट कॉज इनस्टेबिलिटी, नहीं, वो स्टेबिलिटी रखता, क्लियरिटी रखता है। जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उस समय ना बारिश होती है ना हवा चलती है, उसका काम ही होता काम मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट, हवा इतनी शांत चले कि एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, वार्म एयर अलग रहे, कोल्ड एयर अलग रहे। तो पहला जो इनस्टेबिलिटी का ये गलत हो गया। द टेम्परेचर इन्वर्जन लास्ट फॉर फ्यू अंटिल द सनराइज, ये एक लोकल फिनोमिना है जो छोटे समय के लिए होता है, सूर्योदय तक। जब सूर्योदय होता है वहां पर खत्म हो जाता है। लॉन्ग विंटर नाइट इसके लिए जरूरी होती है। यहां पीछे लिखा लॉन्ग विंटर नाइट मेरे पीछे, तो यहां पर हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है। अगला पॉइंट आ जाएगा, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अरे मेरे भाई, यहां पर लिखा देखो फ्लैट बेस, क्लाउड का नाम क्या है? तो फ्लैट बेस क्लाउड का नाम है क्यूमुलस क्लाउड। ये लिखा, डेंस क्लाउड होते कॉटन वुल की तरह लगते, ये लिखा ना लुक्स लाइक कॉटन, मेरे सर के पीछे छुप रहा है जहां लिखा इट लुक्स लाइक कॉटन इन द स्काई, जो हमने पढ़ा था। हालांकि इसको तुमने गलत भी नहीं किया होगा, तो क्यूमुलस क्लाउड होता है। स्कोरिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तापमान ज्यादा रहता, मतलब हम ट्रॉपिकल इलाके के अंदर ही है, या तो डेजर्ट हो सकता है, या सवाना सुडान हो सकता है, या इक्वेटोरियल। दूसरा, रेनफॉल इज वेरिएबल, शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्ग ड्राई सीजन। अब लॉन्ग ड्राई सीजन है तो मतलब ये आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट तो नहीं हो सकता। दूसरा, क्लाइमेट इज सुडान और पैराग्वे में पाया जाता है। अब सुडान टाइप क्लाइमेट ही हम इसको बोलते, जो सवाना टाइप क्लाइमेट था उसको सुडान टाइप क्लाइमेट बोलते। और यहीं पर लिखा देखो हॉट एंड वेट, तो आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, भीगा और सूखा क्लाइमेट जो वहां पर पाया जाता है। और ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट आपको मिलेगा, ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की कैटेगरी में आता है। देखो, ट्रॉपिकल मॉनसून हो नहीं सकता, मिड लेटीट्यूड हो नहीं सकता, सब ट्रॉपिकल यानी टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर गर्म तापमान है, हाई टेम्परेचर। तो बस आंसर हमारा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रहेगा, जो कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जो कि सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। समंदर के पानी के अंदर मौजूद सोल्ट कौन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम होता है। याद रखना, क्लोराइड्स ज्यादा होते हैं और कार्बोनेट्स कम होते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 1, 2 एंड 3 एग्जैक्टली जैसा जमा हुआ ना, कार्बोनेट्स कम होते, क्लोराइड ज्यादा होते। जैसे यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड ज्यादा होते, वहां पर भी क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड नहीं हुआ, मैग्नीशियम का क्लोराइड है। तो याद रखना, क्लोराइड ज्यादा होते, फिर सल्फेट और उसके बाद कार्बोनेट, जो हमने पढ़ा था। एक्चुअल में डिट्टो ऐसा नहीं था, बट इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में हमने क्लास के अंदर जाना था, उन्होंने और बाल की खाल निकाली। तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, सही जवाब होगा। अगला पॉइंट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमस इज करेक्ट। अब ह्यूमस के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि इट इज अ न्यूट्रियस हाउस फॉर द प्लांट। किसी भी प्लांट को कितना न्यूट्रियस मिले वो ह्यूमस से आता है, उसको ताकत ह्यूमस से मिलती है ना। तो इट इज अ डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस, मतलब ह्यूमस का मतलब क्या होता है? टुकड़े में ऑर्गेनिक मैटर जो कि फूंक मारो तो अलग अलग हो जाए,
है ना, तो टुकड़े में अमोर्फसली पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते। बीइंग कोलाइड इन नेचर इट सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी भी प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर का काम करता है, बिल्कुल। ये 5% पाया जाता, बट ये 5% बड़ा जरूरी होता है, बाकी के ये लोग 25-25-45 के रेशियो में पाए जाते। तो ह्यूमस हमारा आंसर हुआ, बोथ 1 और 2 करेक्ट हुआ। ये दोनों हम बात कर रहे हैं ह्यूमस के बारे में और दोनों ही सही है। ये विराट का है। अगला, विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड इन 3 स्टेट। देखो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 3 राज्यों के अंदर आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों से कि विच बायोस्फीयर रिजर्व इन 3 स्टेट, ये 3 स्टेट के अंदर था। आंसर तो नीलगिरी था। जब नीलगिरी पर टिक किया था ना, 93.66% बच्चों ने सही जवाब दिया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, 3 राज्यों के अंदर पाया जाता है, जिसको ऑलमोस्ट 93% लोगों ने सही जवाब दिया था। अब इसको क्या ही गलत करके आए होंगे आप लोग, तो बहुत बढ़िया, सही जवाब हो जाएगा हमारा नीलगिरीस। अगले की तरफ बढ़ते हैं। रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो रिवर डेन्यूब ना प्रेग से फ्लो नहीं करती। बुडापेस्ट, बेलग्रेड एंड वियना। अब वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है ना, तो यहां से पास हो रही है। लिखा हुआ डेन्यूब रिवर के बारे में कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, हंगरी, इसकी कैपिटल बुडापेस्ट, इसके बाद है तो जो जहां से पास फ्लो थ्रू 10 कंट्रीज है ना, तो हंगरी हो गया, फिर इसके बाद है तो आपका ये वियना जिसकी ऑस्ट्रिया यहां से पास हो रही है, ऑस्ट्रिया जिसकी वियना है, बट पैराग्वे से, क्रेज रिपब्लिक से ये पास नहीं होती है। ऑल्दो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को साइट आर ईस्टर आइलैंड। अब ईस्टर आइलैंड से रिलेटेड पूछा गया, तो इट इज ए पार्ट ऑफ पोलिनेशियन आइलैंड ग्रुप। तो देखो ये पोलिनेशिया और ये ईस्टर आइलैंड, तो पोलिनेशिया में ईस्टर आइलैंड का ग्रुप है, बताया था मैंने आपको ये लोग। ये पहला स्टेटमेंट हो गया सही। अब ये जो टेरिटरी है ये साउथ अमेरिका की टेरिटरी है, साउथ अमेरिका की यानी चिली की टेरिटरी है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल्दो इतिहास की बात है कि कौन इसका राजा है, कौन इसको लीड करता है, किसके अंडर में आता है, तो चिली के अंडर आता है। तो 1 और 2 बोथ विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द होम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ गोरिल्ला इन अफ्रीका। तो माउंट विरुंगा, देखो माउंट विरुंगा एक इंडेंजर्ड गोरिल्ला की एक इंडेंजर्ड स्पीसी पाई जाती, माउंटेन गोरिल्ला, इस इलाके के अंदर। ये बहुत घने जंगल है जो इनपेनिट्रेबल है, कॉन्गो जायरे के पास में, तो वहां पर ये पाया जाता है। विरुंगा हमारा सही जवाब होगा। अगला पॉइंट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन इज करेक्ट। तो पहला इतिहास से पूछा गया, द जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटेन एंड मैंडेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था, तो उससे निकल करके आया था जॉर्डन, तो जॉर्डन इसमें बना, बिल्कुल सही है। एंड इट इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, ये गलत है। ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन का ये हिस्सा खुला हुआ है, देखो जॉर्डन का ये हिस्सा ओपन है, यहाँ नीचे अकाबाज बे जो आगे चल के रेड सी में ओपन होती है, तो एक बे के अंदर है, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है। यहाँ 1 एंड ओनली विल बिकम द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड, इट हैज अ बे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर। पर्ल एक चाइना की नदी है जो ऐसे बहती है। अब पर्ल के नीचे यहां पर तो है मकाऊ और यहां पर है हांगकांग, है ना, तो जब पूछा जाता है हांगकांग हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि हांगकांग इस पर्ल एस्चुरी के ज्यादा नजदीक है, रिकॉग्नाइज हांगकांग को लेकर ही किया गया है। तो चाइना के ईस्टर्न पार्ट में हांगकांग से पर्ल रिवर पास होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि कोरल सी, कोरल सी जो है इट सेपरेट ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक। ये देखो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल सी, और ये यहां पर है साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक को सेपरेट करता है कोरल सी ग्रेट बैरियर रीफ से। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये आपके भाई ने बनाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, और यहां पर है ये मेलबर्न और ये है पर्थ। तो उन्होंने पूछा क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है ना, ये इधर से फैली हुई है, इधर आपके ईस्टर्न कोस्ट पर। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पर्थ यहां पर है भाई, आप देखो ना, पर्थ यहां पर जिसको मैंने अंडरलाइन किया, पर्थ और उसके बाद है तो मेलबर्न। तो ये मेलबर्न से लेकर के ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ तक फैली हुई, यहां तक नहीं है, तो इसलिए। और ये मैं तो आप थे भी सही, हमारी एक लंबी गुफ्तगू हुई थी, आपके कमेंट्स भी मैं देख रहा था जब आपने दिए थे, तो मैं उनको भी साथ लेकर के आया हूं। तो यहां पर हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मेलबर्न से पर्थ तक नहीं है, पर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। तो 1 एंड ओनली इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, हाँ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग रेंजेस नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेके साउथ तक हमें इन्हें जमाना है। तो सबसे पहले नॉर्थ में आएगा कुनलुन के पहाड़, कहां पर है, चाइना के अंदर है। कुनलुन के बाद आएगा काराकोरम,
है ना, ये देखो ना, कुनलुन के बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद दूसरी रेंज है उनकी लद्दाख और तीसरी जास्कर, तो काराकोरम, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4, 2 1 3 4, लद्दाख एंड जास्कर, ये क्या अरेंज है यहाँ पर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये तो अरेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कुनलुन चाइना के अंदर आता है, तो 2 1 3 4 यानी सही जवाब हमारा होगा डी। ठीक है, ये आपको ट्रांस हिमालय के अंदर मैंने बताई थी। अगला पॉइंट आ जाएगा, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 24, है ना, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएगा आपका उड़ीसा एंड झारखंड। ये क्वेश्चन उन्होंने बोला और आंसर हमारे पास है उड़ीसा एंड झारखंड। हमने तो और भी पढ़ा उसके अंदर की, झारखंड के अंदर गरह जाट, उड़ीसा के अंदर पंचम पटमलाई, बट जो हमारा आंसर मैच खरा दैट इज उड़ीसा एंड झारखंड, यहीं पर हो जा रहा है। ठीक है, तो बी विल बिकम द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस डज नॉट फ्लो थ्रू हिमालय, तो देखो ये हिमालय है हमारा, ये यहां से लेके यहां तक जो फैला हुआ है ना, ग्रेटर हिमालय, तो गिलगिट इसी से आ रही है। गोमल रिवर जो है ये यहां से आ रही, देखो ये गोमल, एंड गोमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, देखो कहां पर आ रही, पाकिस्तान के पंजाब के मैदानों के पार से आ रही है, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, गोमल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सालाल प्रोजेक्ट, तो ये सालाल और ये चेनाब, चेनाब के ऊपर बना है सालाल प्रोजेक्ट, तो ये हो गया हमारा चेनाब के ऊपर, बी इज द आंसर। अगला आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू सलाइन सोइल इज करेक्ट, तो दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नो, सलाइन सोइल जो होता है, देखो इन सोइल के अंदर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अगर सलाइन सोइल के अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा तो वो एक फर्टाइल सोइल की कैटेगरी में आएगी, जो कि वो नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दे ओकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये हमने पढ़ा था कि ये सूखे इलाके के अंदर पाई जाती है, जो इलाके सूखे होते हैं वहां पर ये ज्यादा हमें दिखाई देगी, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ये इसी इलाके के अंदर बनी, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, 2 एंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सीडीएस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। लगभग 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने क्लास के अंदर पढ़े थे। अब सारे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते, इतना आसान है नहीं, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम है जो कि ग्रेजुएशन के बाद हो रही है, तो अपने आप में उसका एक स्टैंडर्ड है। बट हाँ, हमने जो किया था, बस मेन चीज ये रहती है कि हम जो पढ़ते हैं उसको आप याद कितना रख पाते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की क्लास के अंदर, और टेक केयर एंड जय हिंद।